किस कंप्यूटर में एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं? मिनी, मेनफ्रेम, सुपर या सभी? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है IBM 4300 किस कंप्यूटर का उदाहरण है? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम या सुपर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनफ्रेम कंप्यूटर। जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है इसका एग्जाम्पल है IBM 4300। इसके अलावा IBM 4300 के अलावा IBM 4381 और ये वेक्स 8842 ये भी मेनफ्रेम के ही उदाहरण है। तो ये आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेने हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण, मेनफ्रेम कंप्यूटर के नाम में ही। नेक्स्ट है किस कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम या सुपर? तो सुपर कंप्यूटर की है वो कार्य करने की गति वो सबसे तीव्र होती है, और जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ही शुद्धतापूर्वक गणनाएं करते हैं और बहुत ही फास्ट गति से कार्य करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम या सुपर? तो वैज्ञानिक अनुसंधान में भी सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? वेक्स 8842, IBM 4381, क्रे या टैबलेट? तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रे जो है ये एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इसके अलावा परम है, क्रे है, NEC है, CDC है, ये भी सुपर कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। भारत में पुणे स्थित सीडेक द्वारा किस सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया? परम का। तो सीडेक जो पुणे है उसने परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। सीडेक का पूरा नाम सभी जानते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है परम कंप्यूटर का उत्कृष्ट स्वरूप कौन सा है? परम 10,000, परम अनंत या परम पदम? तो यहाँ उपरोक्त सभी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम सीरीज की बने गए हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर संदेश किसके द्वारा भेजा जा सकता है? डाक से, फैक्स से, ईमेल से या चैट से? तो संदेश है वो ईमेल से हम भेज सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल के द्वारा हम ये संदेश भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल के द्वारा विश्व के किसी भी कोने में स्थित कंप्यूटर पर संदेश भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्ध किस सुविधा के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है? किस सुविधा के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चैटिंग, क्योंकि चैटिंग के द्वारा हम संदेशों का जो आदान प्रदान है वो तत्काल कर सकते हैं, यानी जब हम भेजते हैं उसी समय अगले काम रिप्लाई भी पा सकते हैं चैटिंग के द्वारा। तो जो संदेशों का आदान प्रदान है वो हम चैटिंग के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ईमेल से भी संभव है, लेकिन चैटिंग से बहुत ही फास्ट इसका रिप्लाई आता है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्ध किस सुविधा से किसी फ़ोन पर संपर्क किया जा सकता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा नेट टेलीफोनी। नेट टेलीफोन के द्वारा किसी भी फ़ोन पर हम संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ई-कॉमर्स। आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना बेचना ई-कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट के माध्यम से एक खाते में जमा दूसरे खाते में धनराशि हस्तांतरित करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम एक खाते से दूसरे खाते में जो राशि है वो स्थानांतरित कर सकते हैं, और जो ई बैंकिंग है वो ई कॉमर्स का ही भाग है, जिसके द्वारा हम बैलेंस भी देख सकते हैं और राशि स्थानांतरित भी कर सकते हैं। अगला है कौन सा ई बैंकिंग का उदाहरण नहीं है? तो इंटरनेट के माध्यम से पानी का बिल भरना, इंटरनेट के माध्यम से सेवा का भुगतान करना, ATM से धनराशि निकालना, बैंक में धनराशि जमा करना। तो ये ई बैंकिंग का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बैंक में जाके धनराशि जमा करा रहे हैं, तो ये क्या है, ई बैंकिंग का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है ATM का पूरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ATM के द्वारा हम किसी भी समय किसी स्थान पर हम धनराशि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशन मुद्रण कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग करना क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहलाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये प्रश्न कैसे भी आ सकता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या शामिल है? तो आप प्रकाशन और मुद्रण कार्य है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग से संबंधित है। अधिकतर एग्जाम्स में प्रश्न आया हुआ है और अधिकतर में इस प्रकार के प्रश्न आता है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किस रूप में होता है? अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI या सभी? तो उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा।
अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? तो होता है पेसमेकर के लिए। पेसमेकर का प्रयोग होता है जो हृदय की धड़कन है उसको ठीक करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। चिकित्सा विज्ञान और कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की कौन सी नई शाखा बनी है? तो नई शाखा जो बनी है इनके संयोग से वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर 2 है, यह राइट आंसर हो जाएगा। CAD का पूरा नाम क्या है? CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की बाहरी, भीतरी, विस्तृत एवं त्रिआयामी यानी 3D स्वरूप में तैयार करके और स्क्रीन पर देख सकते हैं। CAD के द्वारा इस प्रकार के हम डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? गति, शुद्धता, स्वचालनता, सभी। तो ये सभी ही कंप्यूटर की विशेषता है। गति भी है, शुद्धता भी है और इसकी जो ऑटोमेटिकता है, स्वचालितता, वो भी इसकी विशेषता है। कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? स्मरण शक्ति, व्यापक उपयोगिता, सोचने की क्षमता या संग्रह क्षमता। तो जो सोचने की क्षमता है ये इसकी विशेषता नहीं है, यानी कंप्यूटर सोच नहीं सकता, उसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन वर्तमान में उच्च कोटि कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का। आप सभी जानते हैं प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब है, आकार में बड़ी होती थी और ये इस कारण से कंप्यूटर का जो आकार है वो भी बहुत बड़ा होता था। प्रथम पीढ़ी का जो काल है वो 1942 से 1955 का माना गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये RBC की 9वीं किताब के लिए गए हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में आंतरिक मेमोरी के लिए क्या प्रयुक्त होते थे? तो आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग होता था और इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है ENIAC, EDVEC या दोनों। तो ये दोनों ही प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। जो ट्रांजिस्टर है एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक से बना होता है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने का क्या लाभ हुआ? तो आप सभी जानते हैं ट्रांजिस्टर वैक्यूम की तुलना में छोटा होता है, जिसके कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर के कारण विद्युत की खपत भी कम हो गई। तो उपरोक्त सभी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है, ENIAC। ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये द्वितीय पीढ़ी का नहीं है। बाकी जो तीनों है ये द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है। IBM 70, IBM 1600 और CDC 3600, ये सभी दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर के नाम हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर है, इनमें से कोई भी नाम आए तो वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में किसका उपयोग होता था? तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग हुआ। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर के क्षेत्र में IC का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में इसे हम एकीकृत परिपथ भी कहते हैं और इसके कारण से कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975 कंप्यूटर का उदाहरण है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? IBM 360, LCL 1900, VEC 750 या उपरोक्त सभी। तो ये सभी है, ये तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। VLSI परिपथ का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। माइक्रो कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। आप सभी जानते हैं पहला माइक्रो प्रोसेसर है 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया, इंटेल 4004 के नाम से। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस पीढ़ी कंप्यूटर में बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए जा रहे हैं? तो पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया जा रहा है। कंप्यूटर तंत्र की भौतिक इकाई कौन सी है? तो ये सभी कंप्यूटर की भौतिक इकाई है, सिस्टम इकाई, इनपुट और आउटपुट, ये सभी है कंप्यूटर की फिजिकल यूनिट है। CPU कहाँ होता है? सिस्टम इकाई में, इनपुट में, मॉनिटर में, आउटपुट में। तो जो CPU है वो सिस्टम इकाई में होता है। कहाँ पे होता है? सिस्टम इकाई। कंप्यूटर में डाटा प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्तियाँ क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में डाटा प्रविष्टि के लिए इनपुट का हम प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, फ्लॉपी है, स्कैनर है, ये सभी इनपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल हैं। कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्तियाँ क्या कहलाती है? यानी निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली होती है आउटपुट। कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट। जो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस किया है वो मानव उसे समझ सके, ऐसी डिवाइस होती है आउटपुट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहने वाली CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का भाग कौन सा है? ALU, नियंत्रण इकाई, संग्रहण इकाई। तो यहाँ तीनों भाग ही हो जाएंगे उपरोक्त सभी।
CPU, ALU और मेमोरी, ये सभी कंप्यूटर के इसके CPU के भाग होते हैं। ALU का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो इनपुट आउटपुट क्रियाओं को जो नियंत्रण है वो CPU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। नियंत्रण इकाई है वो कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर में दो डाटा की तुलना करने की क्षमता किस में होती है? दो डाटा की तुलना करने के कार्य वो ALU करता है। समस्त प्रकार के अंगणितीय कार्य, जोड़ बाकी गुणा भाग और तार्किक कार्य, यानी दो डाटा की तुलना, वो लॉजिकल यूनिट करती है। तो ALU ये सारा कार्य करता है। कंप्यूटर में डाटा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो संग्रह करने की जो क्षमता है वो आप देख सकते हैं आपके सामने, मेमोरी कहलाती है। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम के प्रकार है पीरोम, इपीरोम, ईपीरोम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी है रोम के प्रकार है। रोम आप जानते हो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है, और इसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सभी है रोम के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, किस मेमोरी में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं? रैम में डाटा अस्थायी रूप से रहते हैं। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग करते हैं? स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं, यानी द्वितीयक मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं। रैम और रोम प्राथमिक मेमोरी है, जबकि हम डाटा को स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई कौन सी है? बिट है, वो कंप्यूटर की मेमोरी की प्राथमिक इकाई है। बिट का मान 1 और 0 हो सकता है, और आप सभी जानते हैं 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, और 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहते हैं, यानी कि एक बाइट में 2 निब्बल होते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी विभिन्न यूनिट में जो आपस में संबंध है ये आपके सामने दिया गया, आप देख सकते हैं कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, इसी प्रकार से इसमें संबंध होता है। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? बाइनरी संख्या प्रणाली का जो आधार है वो 2 होता है। बाइनरी संख्या 1010 की समकक्ष डेसिमल संख्या क्या होगी? उसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। ये किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, आप पहले की वीडियो देख सकते हैं ग्रुप में जाके, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। किस संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है? ऑक्टल। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? 8 होता है, और इसमें 0 से लेकर 7 तक के अंकों का प्रयोग होता है। हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है? हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है, और इसमें 0 से 9 अंक और इसके अलावा A से F तक के जो अक्षर है इनका प्रयोग होता है। दशमलव संख्या 25 के समकक्ष बाइनरी मान क्या है? तो दशमलव संख्या 25 के समकक्ष है जो बाइनरी मान है, इसमें हम गुणा, भाग और शेषफल विधि का प्रयोग करते हैं। पहले जो हमने उदाहरण देखा था इससे पहले, उसमें गुणा वाला जो विधि है वो काम में लेते हैं, और इसमें भाग और शेषफल विधि लेते हैं। जैसे 25 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे, और भाग पर शेषफल को हम अलग अलग इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर जो भागफल आता है उसमें फिर से 2 का भाग देंगे, और जो शेष है उसको अलग लिख लेंगे। उसके बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद कंप्लीट नीचे से ऊपर जो हमारा परिणाम है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हम देख सकते हैं 11001, ये हमारा 0.25 के समकक्ष बाइनरी मान होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 3 है यह राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे भाग है जिनको हम देख सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने निर्देश को क्या कहते हैं? वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर मूल रूप से। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर में सम्मिलित होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, भाषा संसाधन, ये सभी है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उपयोगकर्ता की भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर है जो उपयोगकर्ता की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ट्रांसलेटर में सभी आते हैं, जो मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, सभी भाषाओं को यदि परिवर्तित करना हो तो हम ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की किस भाषा में बाइनरी डिजिट का उपयोग होता है? तो आप सभी जानते हैं मशीनी जो भाषा है उसमें ही बाइनरी डिजिट का प्रयोग हम 01 का प्रयोग करते हैं। किस भाषा में सांकेतिक भाषा न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है? असेंबली जो भाषा है उसमें हम सांकेतिक भाषा न्यूमोनिक कोड का प्रयोग करते हैं।
कंप्यूटर किस भाषा में अंग्रेजी भाषा के निर्देश होते हैं? उच्च स्तरीय भाषा है, उसमें अंग्रेजी भाषा के समान निर्देश होते हैं। कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का एग्जाम्पल है, ये सभी है C++, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है। ऐसे प्रोग्राम जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी भाषा संसाधक कहलाते हैं। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को बदलते हैं, जबकि जो असेंबलर है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करने वाले प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? तो ऐसा समूह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों को संचालित करता है। MS DOS है, विंडोज़ है, लिनक्स है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विभिन्न भागों के रखरखाव और उनके मरम्मत का कार्य करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? ये यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों का रखरखाव करते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं, वो यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाते हैं। जैसे डिस्क रिकवरी प्रोग्राम है, डेटा बैकअप प्रोग्राम है ना, डिस्क क्लीनअप है, एंटीवायरस, ये सभी